Rashtriya Bauddha Mahasabha welcome you in this constitutional webinar. राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, ये मेरा डिक्लेरेशन है जिसे मैं लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। निश्चित रूप से जो है देश के समस्त नागरिक इसको वेबिनार में देखते रहते हैं, समझते रहते हैं और इसका अध्ययन जो नए लोग हैं वो भी कर लेते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व MLC उत्तर प्रदेश सरकार, एवं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, क्या आवाज नहीं आ रही है? थोड़ी धीमी आ रही साहब। थोड़ी धीमी आ रही। माइक ओपन कीजिए सर। माइक ओपन। हेलो जी, आ रही आवाज? हाँ साहब आ रही। ठीक। तो जो है आज की इस वेबिनार की संचालन कर रहे हैं माननीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एवं भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारी गण, कार्यकर्तागण, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत में संविधान के संबंध में वेबिनार करके लोगों में संविधानवाद लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो प्रयास चल रहा है ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और इसको हम जो है 3 जनवरी 2022 को जो प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले जी थी, उनके 191वें जन्म जयंती के अवसर पर को रिलेट करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण में जो अंतिम वर्ण शूद्र था और आज भी है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और उसके अतिरिक्त जो शूद्र से ऊपर के वर्ण थे, वैश्य और क्षत्रिय, उनकी भी शिक्षा पर लिमिटेशन, सीमाएं थी।
एक सीमा तक वो एक शिक्षा सीमा ग्रहण कर तक वो सकते थे शिक्षा ग्रहण कर सकते और और उच्च उच्च शिक्षा वो उनके लिए भी द्वार ओपन नहीं था। परंतु जब ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी ने ब्रिटिश शासन काल के दौरान उनके द्वारा खोले गए स्कूलों में अध्ययन किया और फिर ज्योतिबा फूले ने माता सावित्रीबाई फूले को अध्ययन कराया और फिर उन दोनों जन ने मिल करके उन वर्गों में जिनमें शिक्षा का अभाव था अथवा जिन्हें शिक्षा से वंचित करा गया था, उनको घर घर जा करके शिक्षा प्रदान करने का काम किया, जिसका परिणाम यह है कि आज जो है भारत में विधि का शासन है, लोकतंत्र है और संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार देश में समस्त कार्य होते हैं। अब उसी प्रयास को हम जो है जो ज्योतिबा फूले और जो है माता सावित्रीबाई फूले ने किया एक दौर में, वही प्रयास जो है आज के वर्तमान दौर में माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और बादल सिंह बौद्ध जी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको को रिलेट किया जा सकता है जो उन्होंने अपने जीवन काल में परिस्थितियों में समाज के लोगों को शिक्षा देने का काम किया। उस समय लोगों में शिक्षा का अभाव था, वंचित थे शिक्षा से। दे हैव नो राइट टू एजुकेट देयर फैमिली हिमसेल्फ, बट उन्होंने घर जा जा के लोगों को शिक्षा दिया। आज उसी प्रकार से माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, बादल सिंह बौद्ध जी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संवैधानिक शिक्षा को लोगों के घरों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य के लिए जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अन्य साथी पदाधिकारी गण अथक प्रयास करके इनके इस उद्देश्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, उन सभी को भी साधुवाद है। और यह प्रयास जो है निरंतर आगे बढ़ता रहे, इस जो है भावना के साथ जो है मैं भी इसमें एक योगदान जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं करता रहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो है किन्हीं कारणों और परिस्थितियों के कारण जो है विगत जो है वेबिनार में मैं पार्टिसिपेट करने में असमर्थ रहा, क्योंकि कुछ विषम परिस्थितियां जीवन काल में हो जाती हैं। परंतु अंतरात्मा से और भावनाओं से मैं इस वेबिनार में सोमवार को बना रहा, भले ही मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, मैं व्याख्यान नहीं रख पाया। तो इस भावना के साथ जो है हम तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे संतों महापुरुषों के द्वारा किए गए एक सफल प्रयास को और सफल करने का हम लोग अपना सामाजिक दायित्व पूर्ण कर रहे हैं। आज जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के अंदर अनुच्छेद 76 है जो भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने की बात करता है। अब अनुच्छेद 76 की आवश्यकता क्यों पड़ी?
थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। अनुच्छेद 76 के लिए जो है जो आवश्यकता पड़ी है उसको समझने से पूर्व हम एक संक्षेप में विधि के शासन को समझते हैं कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, कानून का राज क्या होता है। दमदार राज, हाँ, और सामंतवादी राज, एकाधिकार, मोनोपोली, ये सारे बहुत सारे रूप होते हैं। परंतु सर्वोत्तम जो राज करने का तरीका होता है वो होता है विधि का शासन। विधि के शासन के अंदर जो कानून होते हैं उसके समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं और कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। तो विधि के शासन के अंतर्गत विधि की सर्वोच्चता होती है, कानून की सर्वोच्चता होती है। सुपरमेसी ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ से आशय है कि उस के अंतर्गत सभी होते हैं, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे वह न्यायपालिका हो, और चाहे वह विधायिका हो, या कोई भी स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला वर्ग हो, संस्थान हो आर्टिकल 12 के अंतर्गत, अथवा देश का कोई नागरिक हो, अथवा कोई अन्य व्यक्ति हो। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत और भारत की संप्रभुता के अंतर्गत सभी जो है विधि के सर्वोच्चता के अंतर्गत आते हैं। विधि सबसे सर्वोच्च है, ना प्रधानमंत्री बड़े हैं, ना राष्ट्रपति बड़े हैं, ना मुख्यमंत्री बड़े हैं, सभी से बड़ी है विधि यानी कानून। अब कानून के राज के अंदर जब विधि की सर्वोच्चता होती है, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत सुपरमेसी ऑफ लॉ, ये इसका एक विशेष लक्षण होता है। और इस विशेष लक्षण के साथ कानून के राज में एक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आर्टिकल 14 जो भारत के संविधान के अंतर्गत है कि राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो समता का अधिकार, सभी लोग कानून की नजर में समान होते हैं और कानून सभी लोगों को समान रूप से संरक्षण देता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि विधि के शासन के अंतर्गत कि सभी व्यक्तियों को विधि का शासन तभी सफल होता है जब सभी व्यक्ति जो है विधियों का अंतःकरण के आधार पर आदर करें, सम्मान करें और उसका पालन करें, तब विधि का शासन सफल होता है। अब पहला पॉइंट तो ठीक है कि सुपरमेसी ऑफ लॉ है, कोई बात नहीं। सुपरमेसी ऑफ लॉ के अंतर्गत जो है सबसे सुपर लॉ है वो है संविधान। किसी भी देश के संविधान जो है सबसे सुपर होता है, उसके अनुच्छेदों के अनुसार उसमें बनाए गए जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, उन्हीं के अनुसार जो है दूसरे कानून बनते हैं, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। सुपरमेसी ऑफ लॉ। और फिर उसके बाद दूसरे लॉज होते हैं, ग्रैंड नाम होता है संविधान। अब यहाँ पर जो दूसरी बात आती है कि भारत जैसे देश के अंदर जहाँ एक वर्ग विशेष को संवैधानिक शासन आने से पूर्व शिक्षा से वंचित रखा गया, वह वर्ग कानून को कैसे समझे, कैसे उसका आदर करे और कैसे उसका अंतरात्मा के आधार पर पालन करे, कैसे उसको वो पढ़े, कैसे जाने।
इलिटरेसी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है। जिस देश के अंदर अशिक्षा है, अज्ञानता है, लोग कखा गागा नहीं जानते, वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 के अंदर क्या है, ये कैसे समझे। ये एक कानून के शासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के अंदर, क्योंकि हम ड्यूटीज की बात करते हैं, कर्तव्य की बात करते हैं कि इन कर्तव्यों को जो है भारत के नागरिकों को पालन करना चाहिए, लेकिन वो कर्तव्य बताएगा कौन उन्हें, उन्हें मालूम कैसे होगा। ये तो संविधान की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो स्वयं पढ़ नहीं सकते, अशिक्षा अज्ञानता के कारण, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें अभी तक जानकारी मिली नहीं। तो जिस देश के अंदर अशिक्षा हो, अज्ञानता हो, जिस देश के नागरिक पढ़े लिखे नहीं हो, वहां पर विधि के शासन की सफलता, संविधान के शासन की सफलता खतरे में पड़ जाती है। तो ये जो है संवैधानिक शासन की बात हो रही है, उसमें जिस देश के अंदर लोग अशिक्षित हैं, अज्ञान है, और सब माइक बंद हो गया है। एक मिनट, अब आ रही है आवाज? जी आ रही साहब, क्लियर है। हाँ, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकतंत्र में एक गवर्नमेंट बाय द पीपुल, एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल एंड एक गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, जनता के लिए, जनता से चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। अब जनता इलिटरेट है, अशिक्षित है। जब जनता जो है, जिस देश की जनता अशिक्षित होगी, अज्ञान होगी, तो उसी जनता से ही तो जनप्रतिनिधि चुनकर संसद में और विधानसभाओं में आएंगे। जब उसी से जो है चुन करके वो आएंगे, तो आप सोचिए कि लोकसभा और विधानसभा में किस तरह के लोग बैठेंगे, और उन्हें कुछ लोग तो कानून का ज्ञान बिल्कुल नहीं रखते होंगे, और कुछ लोग हाई स्कूल होंगे, तो कुछ इंटर होंगे, तो कुछ कक्षा 8 भी होंगे, कुछ अंगूठा छाप भी। यदि वो लोग देश में सारेंगे,
कानून का ठीक से ज्ञान नहीं का, जिन्हें ज्ञान नहीं है वो कानून का राज इस्टेब्लिश कैसे कर। तो इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे जो विधायिका में लोग आए हुए हैं चुन करके, जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, जिनकी स्थिति ऐसी है कि वो कानून को जानते नहीं है, लेकिन उन्हें जनता ने चुन करके देश में शासन करने के लिए भेजे। तो अब ऐसे लोगों को जरूरत है कि उन्हें सलाह देने के लिए कानून के जानकार लोगों को रखा, ताकि कानून का राज चलता रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो विधिक जागरूकता का अभियान है उसको इतना तेज करने की जरूरत है कि देश के अंदर लोगों को कानून का ज्ञान हो और उन्हीं से जीत करके चुने हुए प्रतिनिधि वहां पहुंचे और अच्छे कानूनों का वो निर्माण करें। अपने अधिकार अपने कर्तव्यों को विधायिका के लोग, सांसद लोग समझ, ये लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। परंतु इसका सब्स्टिट्यूट जो है यही निकाला गया कि सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए एक कानूनी जानकार व्यक्ति की नियुक्ति की है। तो अनुच्छेद 76 भारत देश के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति और उसके कर्तव्यों और अधिकारों के संबंध में बताते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। यानी कि जो अपॉइंटमेंट की शक्ति है महान्यायवादी की, वह माननीय राष्ट्रपति में निहित। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकेंगे जिस व्यक्ति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता विद्यमान। अब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जिस व्यक्ति में होगी उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता। अब यह डिपेंड करता है माननीय राष्ट्रपति के ऊपर। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पे सलाह दें और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंप दें। यानी कि जो महान्यायवादी नियुक्त होंगे उनकी ड्यूटी बताई गई। आफ्टर द अपॉइंटमेंट व्हाट यू विल डू एंड हाउ यू विल डू। तो जो सरकार होगी, केंद्र की सरकार होगी, भारत देश की, भारत की सरकार होगी,
उस सरकार को कानून से संबंधित सलाह देने के लिए उनका यह कर्तव्य होगा कि वो कानून से संबंधित सलाह भारत देश की सरकार को दे। और यह बिंदु क्यों रखा गया, ऐसी आवश्यकता क्यों थी, यह मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कानून के राज सब कुछ कानून के हिसाब से ही होगा। और भारत देश की जो सरकार और जो भारत की स्थिति है, जो विधि ज्ञान है, साहब मोबाइल की आवाज बंद कर दीजिए, इको दे रहा है थोड़ा सा। उसको देखते हुए कोई विधिक चूक ना, कोई इलीगल वर्क ना, इसलिए लॉ के एक्सपर्ट व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह जो है ऐसे विषयों पर सलाह देंगे जो विधि से संबंधित होगा, यानी कि लॉ से रिलेटेड जो इशूज होंगे उन इशू पर वह भारत सरकार को सलाह देंगे। और जो माननीय राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर उन्हें निर्देश दिया जाएगा या उन कार्यों को सौंपा जाएगा जो माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाएगा, उन कार्यों का भी वह निर्वहन करें जो उसको इस संविधान अथवा समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ग माननीय राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार महान्यायवादी को विधि से संबंधित समय जो देंगे और विधि से संबंधित सलाह देने के लिए अपेक्षा की जाएगी, यह कर्तव्य होगा कि महान्यायवादी कार्यों को निस्तारित करें। अब दूसरा नेक्स्ट है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। इट मीन्स कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई न्यायालय में किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा होता है और वह एक एडवोकेट को अपॉइंट करता है, तो वह एडवोकेट उस पक्षकार के पक्ष में उसके तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होता है और उस पर जो है विधिक दृष्टिकोण न्यायालय के समक्ष उसके पक्ष में करता है। उसी प्रकार से महान्यायवादी पूरे भारत देश के अंदर जितने भी न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों में भारत सरकार के पक्ष में सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं, वह भारत सरकार का पक्ष करेंगे। कोई विधिक मामला मान लीजिए उत्पन्न हो जाता है भारत देश की जो सरकार है, तो भारत देश की सरकार के महान्यायवादी सरकार की तरफ से जिस राज्य क्षेत्र में, चाहे प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, किसी भी
भारत की जो टेरिटरी है, पूरा राज्य क्षेत्र, उन सभी राज्य क्षेत्रों में जितने भी न्यायालय है, उन सभी न्यायालयों में वो सुनवाई का अधिकार रखते हैं, राइट टू हियरिंग। ये ताकि वह विधि के अनुसार जो है भारत देश की सरकार के फेवर में न्यायालय में उसका पक्ष रख सके, ये उन्हें अधिकार प्रदान किया। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो ये जो है प्रसाद पर्यंत शब्द माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में किया, और जब तक राष्ट्रपति की जो है वो उचित समझेंगे तब तक वह इस पद को धारण करे, और जो उनका कार्य के दौरान जो सैलरी होगी, पारिश्रमिक होगा, वह भी राष्ट्रपति का अवधारित किया जाए। तो यहाँ से जो भी आर्टिकल और जो है इसको संक्षेप में समझ लीजिए कि कानून के राज में भारत देश की सरकार का पक्ष रखने के लिए एक कानून के जानकार व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि कानून का राज तभी कायम होगा जब कानून के जानकार भी कानून के हिसाब से काम करें। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन जो है शासन तंत्र के अंग, इसको चलाने के लिए आवश्यक है कि कानून के जानकार लोगों की ज्यादा से ज्यादा देश के समस्त नागरिकों को संविधान की जानकारी हो। अगर देश के समस्त नागरिकों को संविधान की जानकारी होती है तो कानून का राज सफल। उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, और यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि संविधान की शिक्षा प्राइमरी लेवल से उच्च शिक्षा तक कोर्स के माध्यम से, अनिवार्य कोर्स के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को दी जाए, ताकि देश के नागरिकों को अपने संविधान की जानकारी प्राप्त हो। यह कर्तव्य देश के शिक्षा मंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री को करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो 10 साल के अंदर जो है आम आदमी संविधान की जो है जो महत्वपूर्ण अधिकार उसको समझने लगेगा और कानून का राज कामयाब। अनुच्छेद 76 भारत के अंदर महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करता है कि माननीय राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। दूसरा पॉइंट है कि माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान के दायरे में रह करके महान्यायवादी को निर्देशित किया जाता, कार्य सौंपे जाते, उस विधि से संबंधित मामलों में महान्यायवादी भारत देश की सरकार को सलाह दे, तो
लीगल अदरवाइज। और तीसरा पॉइंट है कि आने वाले महान्यायवादी को भारत देश के अंदर समस्त न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार हो। चौथा पॉइंट है कि महान्यायवादी की जो अपॉइंटमेंट है वो 7 पर्यंत तब तक वो पद करे जब तक राष्ट्रपति उचित और फिर पारिश्रमिक वो मिलेगा जो माननीय राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ से ये आर्टिकल जो है 76 समाप्त और आगे जो है हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। जो भी अभी तक वेबिनार में असुविधा हुई, बाधा आई, आपको आगे से दूर कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई असुविधा नहीं होगी। नियमित रूप से एक सोमवार को जो है वेबिनार और जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा और उसके पदाधिकारियों के द्वारा एक बीड़ा उठाया गया है कि देश के समस्त नागरिकों को कानून की विशेष तौर पर संविधान की जानकारी प्राप्त हो। उस पीड़ा तो उस प्रयास को अब हम लोग आगे जोर शोर से सफल करने का काम करेंगे। मैं अपने कंट्रीब्यूशन को अपने कमिटमेंट के साथ जारी रखूँ और इस अपेक्षा के साथ कि जो है अगली वेबिनार में हम लोग जोर शोर से लोगों को जोड़ेंगे और जो है जन जन तक जो है संविधानवाद लाएंगे। देश के अंदर 2 प्रकार के वाद है। मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि राजनीति में धर्म का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जब तक वो रहे तब तक राजनीति में धर्म का नारा नहीं चल पाए। आज राजनीति में धर्म का नारा चल। राजनीति में जब धर्म का नारा चलता है तो संविधानवाद कमजोर होता है और संविधान पर धर्म का प्रभाव बढ़ता है। धर्म से प्रेरित होकर के लोग संविधान के अनुच्छेदों की अवहेलना भी करते हैं। ऐसे क्या उदाहरण देखने नजर आते हैं। वायलेशन ऑफ लॉ, क्योंकि धर्म बढ़ा या संविधान बढ़ा, कानून का राज बढ़ा या जो है धर्म बढ़ा। तो धर्म और संविधान के की जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो जब तक देश के नागरिक नहीं समझेंगे संविधानवाद नहीं आएगा। और धर्म तुलना करते हैं तो धर्म को गांव का एक एक बच्चा भी समझ, इसलिए धर्म संविधान पर भारी पड़ जाता है। अब जो
साहब आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा हैंडसेट को देखें जरा। हेलो हेलो। जी जी सर, हाँ, क्लियर है वॉइस। अब जो है संचालक महोदय जी, आप अपना जो है कार्य आरंभ कीजिए। मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक जो है आगे इसको बढ़ाया जाएगा। इट इज स्टिल डिस्टर्बिंग। चलिए कोई बात नहीं। हेलो। जी जी हाँ, बादल सिंह बौद्ध जी, आप देखिए। जी साहब, बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने आर्टिकल 76 पर व्याख्यान दिया और लोकतंत्र के अनुसार जो उसकी परिभाषा है, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, इसमें क्यों विसंगति आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन ना होने के कारण अच्छे से नागरिकों को समझ में नहीं आती है। हम आपके बहुत बहुत साधुवाद हैं। आगे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं एडवोकेट प्रतिपाल साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। एडवोकेट प्रतिपाल साहब। एक बार फिर से तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संत गुरुओं को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, आज का संचालन करते हुए मुकेश बोध जी, और आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर आर.सी. धीमान जी, और इनके साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, सह संयोजक, संयोजक और सभी सदस्यों को एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म तिथि की जन्म जयंती की सभी को बधाई देता हूँ, साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए इतना शुरू से ही हम देख सकते हैं कि जो उनकी स्ट्रगल या उनकी जो उस वक्त की हिम्मत थी, और उस समय में किसी स्त्री को इस तरह से कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो उन्होंने इतना हमारे साथ जो स्ट्रगल की, लड़ाई लड़ी समाज के साथ, उनके साथ हमारे ज्योतिबा फुले जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने कदम कदम पर उनका साथ दिया, उनकी आज पुण्यतिथि पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और साथ में जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो हमें लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो सहारा है, या कॉन्स्टिट्यूशन
के द्वारा ही हम ये लड़ाई जो है भारत देश में या इंडिया में लड़ सकते हैं। लेकिन अब जो ताकतें हैं जो संविधान को या कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में या तोड़ने मरोड़ने में लगी हुई हैं, उसके लिए हम सभी को संगठित होकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के झंडे तले आकर हम सबका कर्तव्य बनता है, खास करके जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है उसकी ज्यादा ड्यूटी बनती है। इसके साथ साथ ही जो हमारे समाज में जिन्होंने बाबा साहब की वजह से जो उनको नौकरियां मिली और वो अब रिटायर हो गए, उन लोगों की पार्टिसिपेशन जो है, उनका जो समय है उसकी बहुत या उनका जो एक्सपीरियंस है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हम महसूस करते हैं कि बहुत कम है। इसलिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि हमारे खास करके जो रिटायरी पर्सन है उनके पास समय होता है, उनके पास थोड़ा रिटायरमेंट में जो पेंशन आती है उसमें से वो थोड़ा कुछ अपना योगदान जो है मॉनेटरी तौर पर जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को दें, ताकि जो बीड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी और उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, हमारे आचार्य जी और सारी ही टीम, सभी ही राज्यों के संयोजक, सह संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सभी का जो योगदान है इसको हम यूज करें और इस्तेमाल करके उसका जो है बढ़िया तरीके से, ताकि भारत को हम फिर से बौद्ध में भारत बना सकें। जैसा कि हमें पता है कि इस वक्त हिंदू तत्व जो ताकतें हैं वो किसी न किसी बहाने से हावी होने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ हावी हो चुकी हैं। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें जो सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है, सभी की ड्यूटी बनती है कि हर सोमवार यानी कि मंडे को जब भी संविधान की चर्चा पर हम जुड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम अपने शुरुआत जो है हमें अपने घर से करनी चाहिए। हमारे घर से खुद हम जुड़ें, हमारे जो लेडीज हैं उनको जोड़े, खास करके जो बच्चे हैं, क्योंकि संविधान की जो शिक्षा है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ना ही किसी ने आपको किताबों में पढ़ाना है, ना ही कोई बताएगा। इसके लिए जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक बीड़ा उठाया हुआ है उसके माध्यम से हम इसका जो लाभ ले सकते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सभी सदस्य जो जुड़ते हैं वो अपनी फैमिली के साथ जुड़ें, और अगर नहीं जुड़ सकते तो जो भी व्याख्या जिस दिन भी की जाती है उस व्याख्या का जो है हम सभी के साथ उसको शेयर करें। इन्हीं के साथ एक बात मैं और स्पेशल तौर पे हमारे जो क्या कहते हैं अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूंगा कि अभी नया मसला शायद आपके नॉलेज में आया होगा कि आपको याद होगा कि तुगलकाबाद में एक जो स्ट्रगल हुई थी मंदिर के बारे में, रविदास मंदिर के बारे में जो स्ट्रगल की गई थी, जो लड़ाई लड़ी गई थी,
उसके बारे में एक नई नोटिफिकेशन जो है वो आई है कि अगर उस जगह को हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आई थिंक कोई 4 करोड़ का जो लीज मनी है वो हमको पे करने पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में एक स्पेशल जो सेमिनार रखा जाए और उसके लिए सबको जानकारी दी जाए, क्योंकि उस वक्त जो गवर्नमेंट का या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें ये स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि ये जो जमीन है ये आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब विदाउट किसी मनी के आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अभी जो नई नोटिफिकेशन आई है तो उसमें हमें ये पता चला कि ये जो गवर्नमेंट है वो हमको उसकी लीज जो है, लीज फीस जो है वो लेना चाहती है, जो कि करोड़ों रुपयों में बन रही है। तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी से और हमारे जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं बादल सिंह बोध जी से उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर भी एक जो सेमिनार है या जो विशेष चर्चा है वो की जाए। और उसके लिए चाहे हमारी ड्यूटी लगा दीजिए, हम उसके पूरा मटेरियल जो है उसके रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे कि गवर्नमेंट में उस वक्त इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जो आप एक चीज कह सकते हैं कि जुमला जो हमारे लोगों को प्रोवाइड किया था, अब उसका असली सच सामने आ रहा है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट है और चाहे कोई और गवर्नमेंट है, किसी ने इस मुद्दे को अभी टच नहीं किया, ना ही इस मुद्दे पर किसी ने इसको सीरियसली लिया। तो मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को भी एक बार टेकअप किया जाए। तो मेरे ख्याल से समय काफी हो चुका है और मैं अपने विचारों को यहाँ पर ही विराम दूंगा। अगर किसी ने कोई बात करनी है या कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग तो मैं हाजिर हूँ। तो अदरवाइज नहीं तो हम अपने जो इस आज के संविधान चर्चा का जो समापन करने की अनुमति। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष साहब। और आपके सुझाव पर 6 फरवरी के कार्यक्रम के बाद शिरोमणि साहब के एक एक शब्दों पर विश्लेषण के लिए विशेष 10 दिन की वेबिनार लगाई जाएगी। ऐसा मैं प्रस्ताव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखता हूं। सांची कार्यक्रम के बाद विशेष 10 दिन की वेबिनार, एक एक शब्द का विश्लेषण इसमें रखा जाएगा, जिसमें काफी कुछ बारीकियां उत्तर भारत से और पंजाब से शिरोमणि साहब के बारे में हम सबके सामने रखेंगे कि आखिर उनका जो शहरीयान था वो किस प्रकार से अम्ब्रेला टर्म में तथागत की वाणी को रखता हुआ था। मैं अंतिम शब्द के लिए आशीष वचन के लिए संस्थापक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज के वेबिनार पर और प्रस्ताव पर जो सुझाव अध्यक्ष जी ने रखा है अपने वक्तव्य रखें। माननीय संस्थापक महोदय। समस्त गुरुओं को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता की हमारे एडवोकेट प्रतिपाल साहब ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर आरसी धीमन साहब का तो सदैव हम लोग धन्यवाद करते ही हैं। वो काफी अच्छी जानकारी देते हैं संविधान के संबंध में, उनका बहुत बहुत आभार। और इस वेबिनार में जितने साथी भी जुड़े हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार। और जैसा एडवोकेट प्रतिपाल साहब ने संत गुरु रविदास जी के उस मंदिर की बात रखी है जिसे तोड़ दिया गया था,
तो 5 और 6 फरवरी का प्रोग्राम हम कर लेते हैं। करने के बाद वेबिनार और संभव होगा तो फिजिकली भी दिल्ली में बैठ के उधर से वो आ जाएंगे, प्रतिपाल एडवोकेट साहब आ जाएंगे, इधर से हम लोग चले जाएंगे 5-10 लोग, दिल्ली में बैठ के भी पहले समझ लेंगे पूरी बात, और यथासंभव जो होगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगी। और 4 करोड़ रुपए रविदास और गुरु संत रविदास जी या बाबा साहब के अनुयायियों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। यदि हम लोग हिम्मत से और जज्बे के साथ काम करेंगे तो सरकार को ये 4 करोड़ रुपए बड़े आसानी से दिए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से, जैसा माननीय बादल सिंह साहब का प्रस्ताव है, उस पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी मैं केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हम अपना ध्यान इधर उधर न लगाएं, हम अपना संपूर्ण ध्यान 5 और 6 फरवरी के प्रोग्राम पर ही लगाएं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, संस्था के लिए भी, समाज के लिए भी और मिशन के लिए भी। और उसकी संत गुरु रविदास जी की जमीन के बारे में भी, जैसे ये 6-7 तारीख का प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो विस्तार से हम लोग बैठ के चर्चा कर लेंगे और यथासंभव जो होगा उसमें मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक साहब, आपने आज के वेबिनार को कंक्लूड करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार किया है। सांची कार्यक्रम के बाद हम इस पर विशेष वेबिनार और फिजिकली मीटिंग भी रखेंगे। उसमें समस्त बातों को अच्छे से समझकर समाज के सामने इस बात को लाएंगे कि शासन दोहरी मानसिकता और दोहरी नीतियां क्यों चलती है, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। इसी के साथ आज के वेबिनार के समापन के लिए मैं सभी साथियों को सभ्य सत्ता के लिए आमंत्रित करता हूं कि सभी साथी अपने अपने माइक को ओपन करें और हम एक साथ एक स्वर में सभ्य सत्ता से कार्यक्रम करें। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागवाम। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागवाम। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागवाम। साधु साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आज के वेबिनार के समापन की जाती है।